हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी विथ अमेटिक एक्सीलेंस क्लासेस। ओके, तो हम जो लेक्चर लास्ट कई दिनों से जो लेक्चर डिस्कस किए थे, ऑनलाइन मोड पे लाइव लेक्चर्स लिए थे, हमने न्यूरोनल कोऑर्डिनेशन इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। इसका मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट कुछ लेक्चर्स में दिया था, शॉर्ट एक्सपोजर इसका। यहाँ पर मैं एक बार उसको रिवाइज करने की कोशिश करूँगा और रिवीजन के बाद फिर हम कोर डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट पे, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। हमारा जो यूनिट था वो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमको दो अलग अलग टॉपिक अलग अलग तरीके से देखना है, जिसमें हमको न्यूरोनल कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक देखना है और उसके बाद हमको हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ये टॉपिक देखना है। ओके, तो न्यूरोनल कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ये दो टॉपिक में क्या डिफरेंस है और इनके फंक्शंस कैसे एक दूसरे के साथ मिलके काम करते। कोऑर्डिनेशन की मैंने डिफिनेशन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि वन और टू सिस्टम वर्क टुगेदर। कोऑर्डिनेशन मतलब जिसमें वन और टू सिस्टम, एक या एक से ज़्यादा सिस्टम मिलकर काम करेंगे, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का मीनिंग मैंने बताया था कि वन और टू सिस्टम वर्क टुगेदर साइमल्टेनियसली इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे। और ये कोऑर्डिनेशन की वजह से नॉर्मल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पॉसिबल हो सकेंगी, जिसको मैंने होम्योस्टैसिस के नाम से तुमको मेंशन किया था। होम्योस्टैसिस मतलब हमारे बॉडी की नॉर्मल स्टेट। अब यहाँ पर पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे न्यूरोनल कोऑर्डिनेशन। न्यूरोनल कोऑर्डिनेशन में हमको नर्वस सिस्टम देखना था, ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमने कोर डिस्कशन करना था। इंट्रोडक्शन करने के बाद मैंने बेसिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि लोअर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का नर्वस सिस्टम होगा, किस तरीके का न्यूरोनल नेट होगा, न्यूरॉन्स का नेटवर्क होगा। हाइड्रा के एग्जाम्पल लिए थे, उसमें न्यूरोनल नेटवर्क हमको मिला था, नेट लाइक स्ट्रक्चर मिला था। उसके बाद मैंने नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया था। फिर एक बार मैं इसको लेक्चर में और लाइव लेक्चर में भी डिस्कस करूंगा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को मैंने क्लासीफाई किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम हमने लिया था, जिसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने उसको क्लासीफाई करने की कोशिश किए थे। दो टाइप के क्लासिफिकेशन है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते। एनसीईआरटी में जो क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को रखा है, जिसको हमको आगे डिटेल में डिस्कस करना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम दोनों को सेपरेटली रखा है, उसको भी हमको आगे डिटेल में डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का जो मेरा डिस्कशन है, कोर डिस्कशन, वो है न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देखो बच्चों, हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था ऑफलाइन मोड पे, वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बताया था, वो था किडनी का हमारे नेफ्रॉन। यस, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या था? नेफ्रॉन था। तो यहाँ पर हमारे नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रहेगा, वो रहेगा न्यूरॉन। अब न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कैसे रहेगा, तो आगे हमको पूरा यही समझना है कि न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कैसे होंगी, न्यूरॉन्स फंक्शन कैसे करेंगे, क्या बेसिक वहाँ पर प्रोसेस होगा, एनालिसिस कैसे होगा, इम्पल्स ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, ये हमको सब समझने की कोशिश करना है। देखो यहाँ पर मैंने न्यूरॉन का यहाँ पर डायग्राम बनाया हूँ, एक स्केच बनाया हूँ। न्यूरॉन के कंपोनेंट्स में मैंने बेसिक कंपोनेंट्स यहाँ पर तुम्हारे सामने रखा। ये जो रीजन है, ये फर्स्ट वाला रीजन, ये सेल बॉडी है। ये रीजन को मैं सेल बॉडी बोलूँगा। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स। सेल बॉडी से डेंड्राइट्स अटैच है। ओके, सेल बॉडी से डेंड्राइट्स अटैच है। डेंड्राइट्स के रेस्पेक्टिव फंक्शन अभी मैं कुछ ही देर में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। डेंड्राइट्स के बाद यहाँ पर नाइसल ग्रैन्यूल्स है, मतलब ये जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, उसको हम नाइसल्स ग्रैन्यूल्स कह सकते हैं। ये नाइसल्स ग्रैन्यूल्स क्या है? ये नाइसल्स ग्रैन्यूल्स एक्चुअली मॉडिफाइड राइबोसोम्स है, और इसको हम मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं और राइबोसोम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑब्वियसली राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोमल स्ट्रक्चर है।
सेल बॉडी में है ये स्ट्रक्चर। ये वाला पार्ट जो कि इलोंगेटेड पार्ट है, इस इलोंगेटेड पार्ट को मैं एक्सॉन बोलूँगा। इस इलोंगेटेड पार्ट को क्या बोलूँगा मैं? एक्सॉन बोलूँगा। ये सेल बॉडी हो गया, ओके, ये पार्ट एक्सॉन हो गया। यहाँ पर मैंने नाम भी लिखा हूँ इसका, एक बार यहाँ पर भी लिखता चलो। और एक्सॉन के बाद ये जो टर्मिनल पार्ट है लास्ट का, ये पार्ट है सिनेप्टिक बल्ब का, जो कि टर्मिनल पार्ट है। इम्पल्स जो ट्रैवल होंगी, इम्पल्स जो रिसीव होंगी, ये डेंड्रॉइड से इम्पल्स आएंगी। इम्पल्स मतलब क्या? इम्पल्स मतलब कोई भी स्टिमुलस, मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जो ये न्यूरॉन की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होता क्या, मिसाल के तौर पे देखो, मैं एक एग्जांपल देता कि मेरा नर्वस सिस्टम काम कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी खेत में या किसी जंगल में सैर करने के लिए चला गया। घूमते 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 मैं क्या हो गया, अकेला था। घूमते घूमते मुझे एक बड़ा सांप नज़र आया, स्नैक नज़र आया, किंग कोबरा नज़र आया। अब जैसे ही किंग कोबरे को मैंने देख लिया, सबसे पहले वहाँ पर किंग कोबरा है, मुझे उसका आभास कैसे होगा? दो तरीके से हो सकता। एक तो मैं उसको आंखों से देख लूँगा, अरे बाप रे ये तो सांप नज़र आ रहा है, या फिर उसकी आवाज़ मेरे कानों में आएंगी, फुस फुस, तो कानों के वजह से मुझे मालूम होगा कि ये कोई सांप की आवाज़ दिख रही है। मतलब जो मेरे को मालूमात मिल रही है कि वहाँ पर कुछ है, वो मेरे सेंसरी ऑर्गन की वजह से मिल रही है। जो हमारे आइज़ है, जो आँख है, ये भी सेंसरी ऑर्गन है, और ये जो हमारे ईयर है, कान है, वो भी सेंसरी ऑर्गन है। तो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। क्या होगा, मेरे आँख जब उसको देखेंगे तो उसका इमेज बनेगा, और वो इमेज की इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व्स रिसीव करेंगे। तो ऑप्टिक नर्व्स के जो डेंड्रॉइड्स है, ये जो स्ट्रक्चर है डेंड्रॉइड्स, ये ऑप्टिक नर्व्स के डेंड्रॉइड्स ये हमारे आई रिसेप्टार से अटैच रहेंगे। मतलब जो हमारे आँखों के रिसेप्टार है, जो हमारे आँखों के रिसेप्टार है, जो मैसेज को इंटरप्रेट करके रीड कर रहे हैं, उस मैसेज की इंफॉर्मेशन, उसका ट्रिगर यहाँ पर डेंड्रॉइड्स पे मिलेगा। और डेंड्राइट्स पे वो ट्रिगर मिलके फिर यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और वो इम्पल्स ट्रैवल होंगी इस न्यूरॉन से। अब ये इम्पल्स जाएंगी कहाँ? आँखों से इम्पल्स जाएंगी हमारे दिमाग तक। दिमाग में पुराने मेमोरी के हिसाब से जो हमारे दिमाग में जो मालूमात भरी पड़ी है, उस हिसाब से मुझे अंदाज़ा हुआ ये सांप है, कि तो सांप की इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में थी। बचपन में कार्टून देखे थे, मूवीज़ देखे थे, पता था ये जहरीली चीज़ है, इससे नुकसान हो सकता। तो फिर मैंने क्या कर दिया, वापस का टिकट काट लिया, भाग लिया वहाँ से। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? हमने मैसेज को रिसीव किया, दिमाग में वो इसका इंटरप्रिटेशन हुआ। ये एक्टिविटी सेंसरी एक्टिविटी थी, मतलब सेंस ऑर्गन से दिमाग तक मैसेज गया, वहाँ पर इंटरप्रिटेशन हुआ। इंटरप्रिटेशन होने के बाद मैं जब भाग रहा हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्स है, मतलब इफेक्टार एक्टिविटी है। तो रिस्पॉन्स के लिए मेरे मसल्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। मेरे पैरों के जो मसल्स थे उसकी मदद से मैं भाग रहा था, मतलब वो इफेक्टार एक्टिविटी है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर का कंसेप्ट है, आगे मैं तुमको डिटेल में वो समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो ये बच्चों ऑफलाइन लेक्चर नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं जो टॉपिक के बारे में चर्चा करूं उसी टॉपिक को क्लियरिफाई करूं। ये टॉपिक अच्छे से अच्छा समझने के लिए तुमको 3 से 4 लेक्चर रिक्वायर्ड है। तो ये टॉपिक जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपको ठीक है, लेकिन 3 से 4 लेक्चर होने के बाद तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और इसमें बढ़ के ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मैं न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। ये न्यूरॉन क्या है, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता, और ये न्यूरॉन के मदद से हमारा पूरा दिमाग बना है, हमारा जो नर्वस सिस्टम बना है, जिसके बारे में हमको आगे डिटेल में जानकारी लेना है। उस नर्वस सिस्टम का जो फॉर्मेशन हुआ है वो न्यूरॉन्स से हुआ है। नर्वस सिस्टम हमारा बना है न्यूरॉन्स से। नर्वस सिस्टम के जो बेसिक कंपोजिशन है उसमें न्यूरॉन है। नोटबुक और पेन आपके साथ होना चाहिए। न्यूरॉन के साथ साथ ग्लियल सेल्स हैं, न्यूरॉन के साथ साथ ग्लियल सेल्स है, और ये जो ग्लियल सेल्स है ये सपोर्टिव सेल्स है। ये सपोर्टिव सेल्स है, ये सपोर्ट करेंगे नर्वस सिस्टम को। न्यूरॉन्स के साथ बहुत सारे सपोर्टिव सेल्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम को हमारे मदद करते हैं। उसको न्यूरोग्लियल सेल्स और ग्लियल सेल्स भी हम कह सकते हैं। उसके बारे में भी मैं जानकारी तुमको डिटेल में देने वाला हूँ। देखो यहाँ पर सेल बॉडी के बारे में मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया, और एक बार यहाँ पर मैं एक्सपोज करने वाला हूँ उसको। उसके बाद एक्सॉन के बारे में अगर बात करेंगे तो एक्सॉन्स ये इलोंगेटेड पार्ट है। एक्सॉन्स के पास कुछ खास सेल्स है जिसको शॉन सेल्स बोलेंगे। एक्सॉन्स के पास कुछ खास सेल्स है, उसको शॉन सेल्स बोलेंगे। और यहाँ पर ये जो शॉन सेल्स है ये मॉडिफाइड होंगे
और न्यूरॉन के सराउंडिंग में कुछ लेयर बनाएंगे। अगर वो लेयर बनते हैं शॉन सेल्स के तो ऐसे न्यूरॉन को माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलेंगे। और ये शॉन सेल्स अगर इन्वेलप नहीं है, यहाँ पर कवर्ड नहीं है, तो ऐसे न्यूरॉन को हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलेंगे। ठीक है, मैं उसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में और डिटेल में बताने वाला हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर शॉन सेल्स है, ये एक शॉन सेल्स से दूसरे शॉन सेल्स के बीच में एक इंटरवल है, गैप है। इस पर्टिकुलर नोडल स्ट्रक्चर को नोड्स ऑफ रनवीर बोलेंगे। ये जो नोड्स है, ये देखो यहाँ पर एक नोड्स है, यहाँ पर एक नोड्स है, तो ये नोड्स को हम क्या बोलेंगे? नोड्स ऑफ रनवीर बोलेंगे। ठीक है, और फाइनली लास्ट में है सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब ये टर्मिनल पार्ट है न्यूरॉन का। तो एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके सामने शॉर्ट में डिस्कस किया, जिसमें सेल बॉडी है, जिसमें एक्सॉन है और जिसमें सिनेप्टिक बल्ब है। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया है, ये स्ट्रक्चर को फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करना है, जिसमें मैं ये न्यूरॉन में इम्पल्स ट्रांसफ़र कैसे होती ये भी बताने वाला हूँ, और दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है वो गैप कैसे फिलअप होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स कैसे ट्रांसफ़र होंगी, ये एक्टिविटी भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ही डिस्कस करना है। एप्लीकेशन बेस्ड फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन अभी बाकी है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा हूँ। फंक्शनल यूनिट कैसे है ये समझने के लिए और भी लेक्चर्स रिक्वायर्ड है। देखो यहाँ पर न्यूरॉन्स के कंपोजिशन में मैंने सेल बॉडी लिखा हूँ। सेल बॉडी में यहाँ पर क्या है? डेंड्रॉइड्स अटैच है। सेल बॉडी से हमारे डेंड्रॉइड्स अटैच है। ये डेंड्रॉइड्स क्या करेंगे? रिसेप्टार को अटैच होंगे, सेंसरी रिसेप्टार को। मतलब ये पहला पार्ट है हमारे न्यूरॉन का। उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियस है। ऑब्वियसली हर सेल में न्यूक्लियस होता है, तो हमारे न्यूरॉन में भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर ग्रैन्यूल्स है, जिसको नाइसेल्स ग्रैन्यूल्स हम बोलेंगे। ठीक है, जो कि मॉडिफाइड राइबोसोम्स है। और न्यूक्लियस की न्यूरॉन की खास बात यह है कि इसमें सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। सेंट्रियोल क्या है? सेल डिवीज़न टॉपिक में हमको देखना है, और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये टॉपिक में भी सेंट्रियोल के बारे में मैं तुमको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। सेंट्रियोल ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। सेल डिवीज़न में जो स्पाइंडल फॉर्मेशन होता है, मतलब उस अपोजिट पोल पे सेंट्रियोल जाएंगे और जेनेटिक मटेरियल को 50-50% डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए स्पाइंडल फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल में, और वो स्पाइंडल फॉर्मेशन की मदद से सेल डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं। तो वो जो सेल का डिवीज़न होता है किस तरीके से होगा वो तो हमको सेल डिवीज़न टॉपिक में देखना है। साइमल्टेनियसली एक इमेजिनेशन होना बोल के आप डायग्राम भी देख रहे हो, ये किस तरीके से वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे रेस्पेक्टिव टॉपिक्स में। लेकिन यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं होने की वजह से ये जो न्यूरॉन है ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। मतलब ये न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं होंगे, और ये न्यूरॉन अगर डिवाइड नहीं होते हैं तो एक बात समझ में आ रही हमको कि जब हमारा बर्थ होगा तो उस टाइम जो फाइनल क्वांटिटी होंगी न्यूरॉन की उतनी ही रहेंगी। न्यूरॉन की ग्रोथ हो सकती है, न्यूरॉन इलोंगेट होकर थोड़े साइज में बढ़ सकते, लेकिन न्यूरॉन नंबर में नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्यों तो न्यूरॉन्स में हमको सेल डिवीज़न दिखाई नहीं देगा, और न्यूरॉन में अगर सेल डिवीज़न दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूरॉन नॉन डिवाइडिंग सेल है। तो न्यूरॉन अगर डिवाइड नहीं हो सकते हैं तो न्यूरॉनल कैंसर भी नहीं हो सकता, मतलब हमारे जो न्यूरॉन है उसका कैंसर कभी नहीं हो सकता। तो ब्रेन ट्यूमर क्या है? अगर न्यूरॉन डिवाइड नहीं होते हैं तो ब्रेन ट्यूमर क्या है? तो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ न्यूरॉन के साथ सपोर्टिव सेल्स है, ग्लियल सेल्स। ये ग्लियल सेल्स में डिवीज़न की क्षमता होती है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का ही सपोर्टिव पार्ट है। तो ये ग्लियल सेल्स में अनकंट्रोल्ड डिवीज़न हमको दिखाई देता है, और ये ग्लियल सेल्स इतने ज़्यादा डिवाइड होते हैं कि न्यूरॉन को डिस्टर्ब करने लगते हैं। ग्लियल सेल्स के डिफरेंट टाइप्स है। फॉर एग्जांपल गैंग्लियोसाइट्स है, ग्लियल सेल्स में गैंग्लियोसाइट्स है। ठीक है, गैंग्लियोसाइट्स। ग्लियल सेल्स में एस्ट्रोसाइट्स है। ये स्टार शेप सेल होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, जो कि सपोर्टिव सेल्स है। अगर ग्लियल सेल्स का कैंसर होता है किसी को, ब्रेन ट्यूमर, तो उसको गैंग्लियोग्लियोमा बोलेंगे, गैंग्लियोग्लेमा। अगर किसको एस्ट्रोसाइट्स का कैंसर होता है तो ऐसे
डिसीज़ को और ऐसे पेशेंट को एस्ट्रोसाइटोमिक पेशेंट बोलेंगे और ये डिसीज़ को एस्ट्रोसाइटोमा बोलेंगे। एस्ट्रोसाइटोमा में स्टार सेल्स जो होते हैं एस्ट्रोसाइट्स वो अनकंट्रोल डिवाइड होते हैं और गैंग्लियोसाइट्स अगर डिवाइड हो रहे हैं अनकंट्रोल तरीके से तो वो गैंग्लियोग्लेमा कहलाएगा। मतलब ये है कि ये जो ग्लियल सेल्स है उसका कैंसर हो सकता है, उसी को हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, लेकिन कोर न्यूरॉन का कभी कैंसर पॉसिबल है ही नहीं। क्यों तो ये न्यूरॉन्स कभी डिवाइड होते ही नहीं। अगर न्यूरॉन डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वो नंबर कांस्टेंट रहेंगे, अलबत्ता उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिलेंगी। ये जो न्यूरॉन है ये ग्रो कर सकते हैं लेकिन डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद डेंड्रॉइड्स के बारे में अभी भी डिस्कशन हुआ मेरा कि ये जो पर्टिकुलर डेंड्रॉइड्स है यहाँ पर सेल बॉडी से अटैच है ये डेंड्रॉइड्स यहाँ पर, तो ये रिसीविंग स्ट्रक्चर है। ये क्या करते हैं, डेंड्रॉइड्स स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। रिसीव स्टिमुलस, डेंड्रॉइड्स रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टार्स। अब यहाँ पर ख़ास तौर पे ये सेंसरी रिसेप्टार होते हैं। मोटार ऑर्गन से भी ये इम्पल्स आगे बढ़ सकती, लेकिन यहाँ पर मैं इफेक्टार ऑर्गन के थ्रू अगर मैं बोलूँ तो आगे मैं बताऊँगा तुमको रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, किस तरीके का वो होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे बताना है कि ये डेंड्रॉइड्स क्या है, इम्पल्स को रिसीव करेगा। एक्सॉन्स ये इलोंगेटेड पार्ट है। देखो यहाँ पर ये जो इलोंगेटेड पार्ट है, ये इलोंगेटेड पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सॉन्स बोल रहा हूँ। देखो ये वाला पार्ट, ये जो इलोंगेटेड ट्यूबुलर पार्ट है इसको मैं एक्सॉन्स बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक्सॉन्स दो टाइप के होते हैं। एक्सॉन्स के दो अलग अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से न्यूरॉन की भी दो टाइप यहाँ पर होंगे। एक यहाँ पर ये दिखाई दे रहा क्या, चलो ठीक है दिखाई दे रहा। एक है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या फ़र्क है, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में ये जो शॉन सेल्स है, ये शॉन सेल्स मॉडिफाइड होकर एक्सॉन्स के ऊपर एक पतली कवरिंग लगा देते। न्यूरॉन्स के ऊपर मतलब हमारे जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर एक कवरिंग लगा देते हैं पतली, उस कवरिंग को माइलिन शीथ बोलते हैं। जिन न्यूरॉन में ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है ऐसे न्यूरॉन को हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलेंगे, और जिन न्यूरॉन में ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होंगी ऐसे न्यूरॉन्स को हम जनरली नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन था उसमें मैंने जो डिस्कस किया माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ये माइलिन शीथ के हिसाब से किया। अब ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हमको ज़्यादातर हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जबकि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट था जो डिस्कशन करना ज़रूरी था। अब न्यूरॉन्स के बहुत सारे टाइप्स है, बेसिकली 3 टाइप्स है न्यूरॉन के, जो मैं ओरली बोलूँगा और कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखूँगा भी। ये आपने पूरा लिखना है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेना है, और ये जो भी पॉइंट्स मैंने लिखाया हूँ ये पॉइंट्स तुमने राइट डाउन करना है, तुम्हारे नोटबुक में कॉपी करके लेना है। ठीक है, तो ये देख लो, ये लिख लो एक बार। मैं ये बोर्ड को रफ करूँगा अभी, और रफ करने के बाद फिर इसके आगे के पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। वेट अ मिनट। समझ में आ रहा ना सब बच्चों को? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे क्वेश्चन करना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्वेश्चंस पूछना है। आज से लेक्चर्स रेगुलर आने वाले हैं, सिर्फ संडे को लेक्चर ड्रॉप रहेगा और संडे को तुम्हारा टेस्ट रहेगा। रमज़ान की वजह से मेरे लेक्चर रेगुलर नहीं आ पा रहे थे उतने ज़्यादा, लेकिन अब लेक्चर मेरे यहाँ से रेगुलर रहने वाले हैं, तो हर बच्चा रेगुलर लेक्चर अटेंड करेगा। कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड मोड पे रहेंगे तो कुछ लेक्चर लाइव सेशन के फॉर्म में रहेंगे।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर न्यूरॉन को मैं यहाँ पर तीन टाइप में डिवाइड कर रहा। एक है यूनिपोलार न्यूरॉन, यूनिपोलार न्यूरॉन, एक है बायपोलार न्यूरॉन और एक है मल्टीपोलार न्यूरॉन। ये तीन मैंने यहाँ पर न्यूरॉन के टाइप बताया हूँ। यूनिपोलार न्यूरॉन, बायपोलार न्यूरॉन और मल्टीपोलार न्यूरॉन। यूनिपोलार न्यूरॉन में क्या रहेगा? यूनिपोलार न्यूरॉन में एक्सॉन्स रहेंगे, एक्सॉन्स विथ सेल बॉडी, एक्सॉन्स विथ सेल बॉडी। यूनिपोलार न्यूरॉन में एक्सॉन्स विथ सेल बॉडी रहेंगे। बायपोलार न्यूरॉन में एक्सॉन्स रहेंगे, सेल बॉडी तो ऑब्वियसली रहेंगी, एक्सॉन होगा और एक्सॉन के साथ साथ सिंगल डेंड्राइट होंगे। एक्सॉन के साथ साथ क्या होंगे? सिंगल डेंड्राइट्स होंगे। एक्सॉन्स के साथ साथ दिख रहा क्या? चलो इधर लिखता, यहाँ तक दिख रहा, सिंगल डेंड्राइट्स। यहाँ पर मल्टीपोलार न्यूरॉन्स में एक्सॉन विथ मल्टीपल डेंड्राइट्स, यहाँ पर मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे, यहाँ पर मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे। मल्टीपल न्यूरॉन में सिंगल एक्सॉन विथ मल्टीपल डेंड्राइट्स, बायपोलर न्यूरॉन्स में सिंगल एक्सॉन विथ यूनिट डेंड्राइट्स और यूनिपोलर न्यूरॉन में एक्सॉन विथ सेल बॉडी हमको दिखाई देंगे। अब ये न्यूरॉन्स कहाँ पर हो सकते? यूनिपोलर न्यूरॉन ये रेमिनेंट स्टेज में होगा, सेफेलानिक स्टेज में होगा, जब बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा उस केस में। तो यहाँ पर यूनिपोलर न्यूरॉन की जो मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, जो रेमिनेंट स्टेट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेट है, उस कंडीशन में हमको ये टाइप यूनिपोलर न्यूरॉन दिखाई दे सकते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए बायपोलर न्यूरॉन, तो ये बायपोलर न्यूरॉन जिसमें हमको सिंगल एक्सॉन विथ सिंगल डेंड्राइट दिखाई देंगे, जिसमें एक्सॉन भी होगा, ऑब्वियसली सेल बॉडी तो होंगी, उसके साथ साथ यहाँ पर एक सिंगल डेंड्राइट होगा। तो बायपोलर न्यूरॉन हमको ये हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स है वहाँ से तो कॉर्टेक्स तक जो सीक्वेंस दिखेंगी उस नर्व्स की, तो वो जनरली बायपोलर न्यूरॉन की दिखेंगी। जबकि मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें सिंगल एक्सॉन और मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में दिखाई देगा। ठीक है, कॉर्टेक्स, मेडुला, ये हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट है। जैसा हमने किडनी में देखा था रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, वैसे ही यहाँ पर मैं नर्वस सिस्टम को डिवाइड करने वाला हूँ। उसमें कॉर्टेक्स का रीजन बताऊँगा, मेडुला का रीजन बताऊँगा, डिटेल में हम नर्वस सिस्टम को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पर और अच्छे से समझेगा। तो न्यूरॉन के यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग ग्रुप बताया। यूनिपोलर न्यूरॉन जिसमें सिंगल एक्सॉन होता है और सिंगल सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट नहीं होते। बायपोलर न्यूरॉन में एक्सॉन विथ सिंगल डेंड्राइट, मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक्सॉन विथ मल्टीपल डेंड्राइट। ठीक है, अब नर्व्स, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? नर्व्स मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, नर्व्स मतलब ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन का ग्रुप होता है उसे हम नर्व्स बोलेंगे। नर्व्स इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के ग्रुप्स को हम नर्व्स कहेंगे। अब ये नर्व्स में तीन टाइप के नर्व्स हो सकते हैं, शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं। एक नर्व्स हो सकती है सेंसरी नर्व्स, दूसरी नर्व्स हो सकती है मोटार नर्व्स, तीसरी नर्व्स हो सकती है मिक्स्ड नर्व्स। ये तीन टाइप के नर्व्स हमको दिखाई दे सकते हैं। सेंसरी नर्व्स क्या होंगी? सेंसरी नर्व्स मैसेज को लेकर के जाएंगी, मैसेज टुवर्ड्स द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज ले जाने के लिए जो नर्व्स का ग्रुप होगा उसको सेंसरी नर्व्स बोलेंगे। मोटार नर्व्स क्या करेंगे? मोटार नर्व्स मैसेजेस को लेकर के जाएंगे अवे फ्रॉम सीएनएस, मतलब हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को दूर लेकर के जाएंगे।
मतलब सेंसरी ऑर्गन से जो नर्वस सिस्टम तक मैसेज जाएगा वो सेंसरी नर्व्स से जाएगा, मोटर नर्व से इफेक्टर ऑर्गन तक मैसेज जाएगा मतलब दिमाग से। और मिक्स नर्व्स एज द नेम इंडिकेट, मिक्स नर्व्स में क्या होगा, सेंसरी एक्टिविटी भी होंगी एज वेल एज मोटर एक्टिविटी भी, मतलब ऐसे न्यूरॉन जिसमें मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर भी मैसेजेस जाएंगे, मतलब मिक्स टाइप की एक्टिविटी हमको दिखेंगी। देखो यहाँ पर मैंने दो पॉइंट डिस्कस किया, एक मैंने सिंगल न्यूरॉन के हिसाब से डिस्कस किया कि यूनिपोलर न्यूरॉन, बायपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद नर्व्स, नर्व्स मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन में किस टाइप के न्यूरॉन के ग्रुप हो सकते, तो सेंसरी न्यूरॉन्स हो सकते, मोटर न्यूरॉन्स हो सकते और मिक्स टाइप के न्यूरॉन्स हो सकते। इनके रेस्पेक्टिव फंक्शन, सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेजेस को लेकर के जाएंगे, मोटर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस को दूर लेकर के जाएंगे, और मिक्स न्यूरॉन जो दोनों भी एक्टिविटी साइमल्टेनियसली कर सकते और वन बाय वन कर सकते, जिसमें मैसेज आएंगे भी और जाएंगे भी। तो इस तरीके से हमने न्यूरॉन का प्रोफाइल डिस्कस किए हैं। अगर ये टॉपिक तुमको समझ में आया न्यूरॉन तो बहुत अच्छी बात है, जिसका हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस किए, अभी इसका फंक्शन डिस्कस करना बाकी है, फंक्शन अभी डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिवाइड करेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी अपकमिंग लेक्चर्स में न्यूरॉनल फंक्शन में डिस्कस करूंगा, किस तरीके से न्यूरॉन्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझा तो कमेंट करके मुझे बोलना है। और ऑफलाइन में टॉपिक फिर मैं एक बार लेने वाला हूँ और डिटेल में लेने वाला हूँ, तो डरने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन रोज़ क्या रोज़ तुमने एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। मैं जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ उसको एनसीईआरटी के बुक से देखना ज़रूरी है। इसके आगे के जो लेक्चर है रेगुलर आएंगे, आपको रेगुलर रोज़ डेली आपको लेक्चर अटेंड करना है और सेल्फ स्टडी साथ में करना है और नोट्स भी बनाना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आगे के पॉइंट्स है, फंक्शंस है, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, घर में रहिए, सेफ रहिए और सेल्फ स्टडी करते रहिए। चलो ठीक है, थैंक यू।